है हिंदी, लेखक का अभिमान है हिंदी, भाषाओं के शीर्ष पर जो है बैठी वो है मेरी प्यारी हिंदी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। प्रणाम। आदरणीय मुख्य अतिथि, आज के मुख्य अतिथि व वक्ता प्रसिद्ध नाट्यकर्मी आदरणीय श्रीमती काजल सूरी जी, श्रेष्ठ प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी एवं उपस्थित अध्यापकगण, आज के हिंदी भाषा उत्सव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ईश्वर की प्रार्थना हमारे विचारों एवं इच्छाओं को सकारात्मक बनाती है और हमें आंतरिक संबल, उत्साह और आशा प्रदान करती है। आइए आज के कार्यक्रम का शुभ आरंभ दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ करते हैं। सरस्वती वंदना लेकर आ रही है हमारे विद्यालय की छात्राएं।
सराहनीय प्रस्तुति। सितंबर का महीना हम हिंदी प्रेमियों के लिए उत्सव व त्योहार सा है। हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अगस्त माह से ही हमारे विद्यालय में भाषा उत्सव के अंतर्गत बच्चों के लिए बहुत से आकर्षक कार्यक्रम जैसे किस्सा गोई, हास्य कविता, विज्ञापन निर्माण, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, भारत की पहचान है हिंदी, एक सूत्र में बांधने वाली हर दिल का मान है हिंदी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी सहयोगी ईशा श्रीवास्तव को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अलीशा। फिल्में आपको प्रसिद्ध बना देंगी, टेलीविजन आपको अमीर बना देगा, लेकिन रंगमंच आपको उत्तम बनाएगा। काजल सूरी जी रंगमंच की दुनिया में पिछले 3 दशकों से कार्यरत हैं। आपने भारत के प्रमुख नाट्य महोत्सवों में भाग लिया है। आप जम्मू कश्मीर के कलाकारों के प्रसिद्ध परिवार में जन्मी व आप बचपन से ही थिएटर से जुड़ी हैं। आपने जून 2016 में जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रीय थिएटर उत्सव का आयोजन किया, जो एक बड़ी सफलता थी। 2016 में पंजाब निदेशक अकादमी के लिए 5 महिला निदेशकों में आपको पंजाब अकादमी द्वारा चुना गया। आपने कई दूरदर्शन के धारावाहिक, नाटक और वृत्त चित्रों का निर्माण और निर्देशन किया है। इसी के साथ आपने 400 से अधिक टीवी सीरियल्स, टेलीफिल्म और टीवी नाटकों में भी अभिनय किया है। आपने जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र पत्रकार के रूप में भी काम किया है। आप नियमित रूप से ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो नाटक योजना व मल्टीमीडिया विषय पर अलग-अलग सेमिनारों और कार्यशालाओं में व्याख्यान देती रही हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा अभिनय के लिए 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान के लिए सुर आराधना पुरस्कार, हिंदी रंगमंच में विकास में योगदान के लिए ग्रीनफील्ड उत्कृष्टता पुरस्कार आदि कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। अभी हाल ही में आपकी कविता संग्रह ख्वाबों की चांदनी को तेज पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैम, आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप अपने उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित हैं। कृपया अपने विचार रखें। काजल जी नमस्कार। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी नमस्कार और हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, रंगमंच। रंगमंच की अगर मैं बात करूं तो मेरी नजर में जो रंगमंच है, ये एक निरंतर विकास यात्रा है। अपने एक जीवन में जो एक रंगकर्मी है वो अनेक जीवन जी लेता है, क्योंकि वो रंगमंच पर अलग अलग जो करेक्टर्स है उनको, जो चरित्र है उनको धारण करता है, और वो जीवन की जो जीवन का जो गहन अध्ययन है उसको धारण करके ही, उस चरित्र के बारे में अच्छी सी समझ रखकर ही वो एक जीवन जीता है रंगमंच पर। तो इससे क्या होता है, रंगमंच जो है ये आपकी जो सोच है और आपकी जो कल्पना शक्ति है उसको बढ़ाता है, निरपेक्ष रहना सिखाता है। और ये बहुत ही जादुई दुनिया है, जो इंसान है उसकी सोच को बिल्कुल बदल के रख देता है, कि उसकी सिर्फ एक सोच नहीं रहती, जीवन जीने का जो नजरिया है वो बदल जाता है। और हर रंग जो रंगकर्मी है, जो हम लोग जैसे हम कहते हैं कि जो रंगमंच है वो समाज का आईना होता है, क्योंकि जो समाज में घटित हो रहा होता है रंगमंच के जरिए उसको समाज को दिखाया जाता है कि ये समाज में हो रहा है, ये अच्छा है या बुरा है, ये आप देखिए और आप समझिए, सोचिए कि ये अगर सकारात्मक चीज है तो बहुत अच्छी है, अगर इसमें कुछ बुराई है तो आप सोचिए कि हमें उस बुराई का किस तरह से उन्मूलन करना है, उसको किस तरह से हटाना है। इसलिए कहा जाता है कि जो रंगमंच है वो समाज का आईना है। और रंगमंच को दृश्य काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि जो रंगमंच है सभी चीजों का समावेश है, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो संगीत हो, चित्रकला हो, सभी चीज, अभिनय हो, सभी चीजों का समावेश है। और जिस तरह से मैंने कहा कि जो रंगमंच वो जीवन जीने की कला सिखाता है, और इसके लिए बहुत जरूरी है आपका निरंतर प्रयास करते रहना, कोशिश करते रहना।
क्योंकि मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि आपको वाकई जो रंगमंच है एक संपूर्ण इंसान बनाता है। आपके व्यक्तित्व में जो विकास करता है रंगमंच की, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता, मतलब उसके बारे में कुछ कहना नहीं, क्योंकि बिल्कुल बदल के रख देता है। मैं जैसे वर्कशॉप लेती हूँ और कार्यशालाएं लेती हूँ, मेरे पास जो विद्यार्थी आते हैं, जब 1 महीना पहले जो आते हैं विद्यार्थी, जो 1 महीना बाद भी जाते हैं, वो वाकई एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिल्कुल बदल के रख देता है। और सबसे बड़ी जो बात मैं अपने अनुभव के आधार पे कहती हूँ कि जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं किसी नाटक का, कम से कम 1 महीना लगता है किसी नाटक का अभ्यास करने के लिए, और जब वो नाटक हम लेकर बाहर जाते हैं, किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो वहाँ की जो संस्कृति होती है, वहाँ की जो कलाकार होते हैं, वहाँ की जो भाषाएं होती हैं, वहाँ की चीजें हमें समझ में आती हैं, हम लोगों से मिलते हैं, और ये चीजें हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाता है, हमारे व्यक्तित्व को में विकास करता है। और जिस तरह से मैंने कहा कि हमारा सोचने का नजरिया बदल जाता है, सिर्फ एक ढंग से नहीं सोचा जाता, एक ही जो चीजों को जो सोचने का जो नजरिया होता है वो अलग तरह का हो जाता है, एक तरह का नहीं होता। चीजों को समझने में समझने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। किसी भी विषय पर एक रंगकर्मी किसी भी विषय पर बात कर सकता है, कि उसकी जो कल्पना शक्ति होती है वो वाकई बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप एक चरित्र को जीते हैं, तो आप चीजों को देखते हैं कि इस चरित्र को हमने जीना है, तो उस चरित्र को एक जो प्रक्रिया है उसमें से गुजर के उस चरित्र के पास जाना होता है। तो रंगमंच की जो सबसे बहुत खूबसूरत बात है, जो बहुत सुंदर बात है रंगमंच की, हम रंगमंच सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हमें अभिनय करना है, हम मंच पे अभिनय इसलिए करते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। और आज के वक्त में एक अच्छा इंसान, हम लोग यही कहते हैं रंगमंच पे कि एक अच्छा इंसान ही एक बेहतर अभिनेता हो सकता है, एक बहुत अच्छा अभिनेता हो सकता है। तो रंगमंच के बारे में मैं बात करेंगे हम लोग, जिस तरह जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ आपके सामने। तो उससे पहले मैं नाट्य शास्त्र के बारे में जरूर कहना चाहूँगी। नाट्य शास्त्र की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी जो रचना है वो भरत मुनि जी ने की थी, और इसमें 36 अध्याय हैं। तो नाट्य वेद, जैसे 5 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है, और नाट्य वेद को पंचम वेद कहा जाता है। और इसकी जो रचना है वो ब्रह्मा जी ने की थी। उन्होंने ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से उन्होंने गान, यजुर्वेद से अभिनय, और अर्थवेद से उन्होंने रस लिया, और इन सबको मिला के नाट्यवेद की रचना हुई। और भरत मुनि को उन्होंने इसका इस्तेमाल करने के लिए दिया, प्रयोग करने के लिए दिया, और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। और नाट्य शास्त्र में नाटक से जुड़ी एक एक चीज है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि जो नाटक है, संगीत, चित्रकला, अभिनय, नृत्य, सभी का एक समावेश बनके एक नाटक तैयार होता है। तो नाट्य शास्त्र नाट्य विद्या से जुड़ा एक प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसकी रचना भरत मुनि ने की। और इसको जो नाट्य वेद है उसको ब्रह्मा जी ने, सभी जो वेद हैं उनमें से कुछ कुछ चीजें लेकर, जिस तरह से मैंने आपको बताया, नाट्य वेद की रचना की गई। तो अब हम जब नाटक की बात करते हैं, नाटक के तत्व की बात करते हैं, तो नाटक अकेला स्टेज पे, अकेला मंच पे हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। उसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लेकर मंच पे आते हैं, तब एक संपूर्ण नाटक तैयार हो जाता है। और इस सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है कथा वस्तु। कथा वस्तु यानी कहानी का, जिसको अंग्रेजी में प्लॉट कहते हैं, कि क्या है कहानी, क्या है कहानी का जो कथा वस्तु है वो क्या है। जिस तरह से हम एक नींव की बात करते हैं, जिस तरह से एक घर बनाते हैं तो घर के लिए एक नींव होती है, नींव को हम नींव के ऊपर मकान बनता है, उसी तरह जो कथा वस्तु है वो एक नींव की तरह होती है जिस पर एक नाटक बनता है। इसको हम नाटक की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। और जो कथा वस्तु है वो नाटक का प्राण है, वो नाटक की जान है। ये वो चीज होती है जो कहानी को विकसित करता है, आगे लेकर जाता है। और इसमें जिस तरह से मैंने कहा प्लॉट है वो होता है। और अगर हम बात करते हैं कि जो कथ्य है, जो कथा वस्तु है, वो उससे पहले अगर हम नाटक के शिल्प, जो बाकी जो नाटक के शिल्प है, उनको पहले ही हम उनका फैसला कर दें कि हम नाटक करने जा रहे हैं, हमें नाटक में ये चीजें चाहिए, और हम जो कथा वस्तु है उसको बाद में लेंगे, तो फिर जो नाटक है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देती हूँ। मैंने एक नाटक लिखा और उसको निर्देशन किया। उस नाटक का नाम था हब्बा खातून। तो चूंकि मैं कश्मीर से हूँ, तो सभी जम्मू कश्मीर में हब्बा खातून तो एक बहुत बड़ा नाम है। इस पे फिल्म भी बन रही थी जो बाद में नहीं बन सकी। तो जो हब्बा खातून है, अगर मैं हब्बा खातून या कोई और निर्देशन
हमारे पास कोई प्लॉट नहीं है और हम डिसाइड करें कि हम नाटक करने जा रहे हैं, हम नाटक में ये चीजें ले लेंगे, हमने ले ली सारी मॉडर्न चीजें, जो आधुनिक चीजें हैं वो ले ली। और जब फिर हमने फैसला किया कि हमारा जो कथा वस्तु है वो कश्मीर पे है और हमारा जो कहानी है वो हब्बा खातून है। लेकिन जो चीजें, जो शिल्प हमने पहले से निर्धारित किया है कि ये चीजें होंगी और वो कथा वस्तु के साथ नहीं जा रहा, वो जो हमने नींव डिसाइड किया कि ये चीज होनी चाहिए वो नहीं जा रही उसके साथ, तो नाटक कभी भी सफल नहीं होगा। नाटक पहले तथ्य बनता है, उसके बाद उसका शिल्प बनता है, उसके बाद उस पर काम किया जाता है। जब आपका तथ्य, जो आपकी जो कथा वस्तु होती है, उस पर जब हमने फैसला कर लिया, हमने निर्धारित कर लिया कि हमने इस पे काम करना है, उसके बाद की जो शिल्प है उसका वो निर्धारित होता है। तो कथा वस्तु में भी 3 चीजें मानी जाती हैं, जैसे प्रख्यात, जो बहुत ही प्रसिद्ध हो, जैसे इसमें ऐतिहासिक कहानी को ले लिया जा सकता है, पौराणिक कहानियों को लिया जा सकता है जो बहुत ही प्रख्यात हो, इसलिए इसको जो कथा वस्तु का जो हिस्सा है वो है प्रख्यात। जैसे हम नाटक लेते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक एक ऐतिहासिक नाटक है, तो इसमें हमने 1 घंटे में या 2 घंटे में हमने सम्राट अशोक का जो नाटक है उसको तैयार करना है। तो हम पूरा का पूरा नाटक लिखा है, लेकिन उसको मंच पे किस तरह से प्रस्तुत करना है ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मंच पे बहुत सारी चीजें होती है जो हम पूरी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें, क्योंकि सेट एक ही लगा रहता है तो एकदम चेंज कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नाटक की जो मुख्य घटनाएं होती हैं वो हम पात्रों के जरिए उनको मंच पे दिखाते हैं। और जो जो जैसे कुछ डेट्स हो गई, जो कुछ और चीजें होगी जो जरूरी है बताने के लिए उस नाटक में, जैसे ऐतिहासिक नाटक हम करें तो वो सूत्रधार होते हैं, वो कहानी एज ए स्टोरी टेलर वो आते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं, जो घटनाएं होती हैं उनका अभिनय किया जाता है, वो इस तरह से नाटक चलता है। तो एक और जो दूसरा हिस्सा है कथा वस्तु का, जिस तरह से मैंने कहा कि 3 होते हैं, दूसरा है उत्पाद्य, मतलब जो मौलिक नाटक कहते हैं हम इसको, कि जो नाटक है वो आपके दिमाग की उपज होनी चाहिए, जिसमें आपका जो आपके दिमाग की जो कल्पना है, अपने कल्पना शक्ति को, कल्पना को लेकर आप एक नाटक तैयार करते हैं। मैं यहाँ एक उदाहरण और दूंगी, क्योंकि मैं नाटक लिखती भी हूँ, निर्देशन भी करती हूँ। मैंने एक नाटक लिखा था एनवायरमेंट पे, पर्यावरण पे, प्रकृति को लेकर, टूटते पेड़ की, जिस तरह से अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है और अगर यही सब चलता रहा तो हमारे साथ क्या होगा, और इसका जो कितना बुरा असर पड़ेगा हम पे, हमारी जो साथ में जो आने वाली जो पीढ़ी है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा, तो पेड़ों को काटने से या जो भी चीजें हो रही हैं। तो ये अपने मैंने इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना शक्ति से मैंने अपनी ये मौलिक कृति रची, ये नाटक लिखा। तो ये हमारी जो इस हिस्से को उत्पाद्य कहते हैं, कि जो अब अपनी कल्पना शक्ति से जो एक नया मौलिक नाटक लिखते हो तो उस पे उस पर जो एक आपका एक नाटक तैयार होता है। तो एक जो तीसरा हिस्सा है कथा वस्तु को, उसको कहते हैं मिश्र प्रख्यात। इसमें ऐतिहासिक कहानी या पौराणिक कहानी के साथ साथ आप अपने आप म्यूट हो गए काजल जी। काजल जी आप म्यूट हो गए। काजल जी आप म्यूट हो गए। काजल जी आप म्यूट हो गए। हाँ जी। उसमें मैंने 2 सूत्रधार लिए और एक चिनार और एक जहलम, 2 सूत्रधार आए, वो कहानी सुनाते हैं। लल्लेश्वरी कश्मीर की पहली आदि कवित्री थी और उन्होंने जो अपनी कविताएं बोली हैं जो पूरी सूफियाना है, जिसमें इंसानियत के बारे में उन्होंने ज्यादा बात की, वो मौखिक रूप से बोली हैं और उनको बाद में उन कविताओं को इकट्ठा करके लिखा गया है। तो वो वाक, उनकी कविताओं को वाक कहा जाता है। तो जो वाक है वो वाक मैंने उस नाटक में लिए। चिनार और जहलम जो घटनाएं हैं, मुख्य घटनाएं हैं, उसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद वो नाटक जो घटनाएं हैं वो पात्र से अभिनीत करते हैं। तो इसको हम कहते हैं मिश्र प्रख्यात। अब मैं जिस तरह से मैंने आपसे ये कहा कि जो कथा वस्तु है वो नाटक की रीढ़ की हड्डी है। अब हम आते हैं कि जो पात्र हैं, पात्रों का चयन कैसा होना चाहिए जब हम एक नाटक कर रहे होते हैं। तो पात्रों का चयन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नाटक में जो पात्र हैं, पात्रों के जरिए नाटक की जो कहानी होती है वो आगे बढ़ती है। अगर जैसे मैंने कहा कि मैं हब्बा खातून को लेकर अगर चल रही हूँ, या मैंने हीर रांझा डांस ड्रामा नृत्य नाटक लिखा था हीर रांझा, जो उसके किरदार हैं वो उस नाटक को लेकर आगे चलेंगे, जो पात्र हैं वो नाटक को लेकर आगे चलेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जो पात्र है उसको उसको अब उसको भावों की जो अभिव्यक्ति है वो एक
सहज ढंग से करे कि जो उसकी जो बात है वो जो आगे दर्शक बैठे हैं वो उससे वो उसमें दिलचस्पी ले, और वो जिस यात्रा को लेकर चल रहा है, नाटक की जो यात्रा को लेकर मंच पर चल रहा है, जो एक दर्शक है उसके साथ बैठा हुआ, वो उसके साथ उस यात्रा में शामिल हो जाए। वो तभी होगा जब भावों की अभिव्यक्ति बहुत सटीक होगी, और जो गतिशील है, जो घटनाएं हैं वो गतिशील होंगी, और वो घटनाएं गतिशील तब होंगी जब एक पात्र का सही चयन होगा, और पात्र अपने जो उसका जो किरदार है, उसका जो चरित्र है, उसको बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छी तरीके से निभाए। जैसे एक राजा का किरदार है, एक राजा का पात्र है, एक राजा का पात्र, उसमें जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, उसको किस तरह से काम करना है, वो भिखारी का जो पात्र है, वो भिखारी का पात्र का जो अपना निभाने का तरीका होगा वो अलग होगा, राजा का अलग होगा। जैसे मैंने हीर रांझा की बात की, हीर रांझा में एक करेक्टर है कैदो। कैदो का जो करेक्टर है उसको किस तरह से चलना है, उसको किस तरह से बात करनी है, ये सारा जब हम एक पात्र को डिसाइड करते हैं, एक पात्र को लेने का फैसला करते हैं, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। फिर आ गया संवाद, जिसको हम इंग्लिश में डायलॉग्स कहते हैं। डायलॉग्स के बिना अगर मंचीय नाटक की बात करें हम कर सकते हैं, लेकिन डायलॉग्स जो है, जब हम पुराने नाटकों की बात करते हैं, संस्कृत नाटकों की बात करते हैं, तो डायलॉग्स एक बहुत या संवाद एक बहुत 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 जरूरी हिस्सा है, बहुत ही आवश्यक हिस्सा है, जिसके द्वारा जो पात्र का जो चरित्र चित्रण है, आसपास क्या हो रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके आसपास क्या हो रहा है, कैसी चीजें हो रही हैं, तो ये सारा संवादों के द्वारा ही एक दर्शक, जो पात्र है, जो अभिनेता है, दर्शकों तक पहुंचाता है। और नाटक में जो डायलॉग्स होते हैं, संवाद होते हैं, उनका तो बहुत बहुत ही विशेष स्थान है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर हम रेडियो नाटकों की बात करते हैं, तो रेडियो नाटक जो है, नाटक तो दूरदर्शन पे भी होते हैं, नाटक मंच पे भी होते हैं, नाटक रेडियो में भी होते हैं, लेकिन जो रेडियो के जो नाटक होते हैं, अगर हम मंच पे जो नाटक कर रहे हो, कई बार उनमें संवादों की जरूरत नहीं होती, हम बिना संवादों के भी नाटक करते हैं। उसको इंग्लिश में माइम कहा जाता है या नॉन वर्बल प्लेस कहा जाता है, जिसमें मंच की जो चीजें हैं, मंच का जो सेट है, आपका जो मेकअप है, आपके जो वेशभूषा है, उसके जरिए जो अपनी संगीत है, जो ध्वनि है, उसके जरिए जो एक कलाकार है अपनी बात, जो आप जो नाटक की कथा वस्तु है, जो नाटक में बाकी चीजें हैं, उनके जरिए अपनी बात वो दर्शकों तक पहुंचाता है। ये मंच पे होता है, वहाँ नॉन वर्बल, जहाँ पे डायलॉग की कई बार संवादों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम आकाशवाणी, जब हम रेडियो पे नाटक कर रहे हैं, तो रेडियो का जो नाटक है वो बिना संवाद के हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेडियो में जो है जो हम कोई अगर नाटक ले रहे हैं और उसमें ये बताया है हमने कि जैसे हम ये बताएं कि अगर हम एक परशुराम का एक नाटक का मैं आपको एक संवाद सुनाती हूँ। उसमें ये बताया गया है कि जो क्योंकि जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, वो सिर्फ सुन रहे हैं, रेडियो नाटक की मैं बात करें, वो सिर्फ सुन रहे हैं कि रेडियो पे क्या चल रहा है, और उनको समझना है कि नाटक है। जो नाटक का जो अभिनेता है, जो नाटक कर रहा है, अपनी आवाज के माध्यम से अपनी नाटक को, जो कलाकार हैं, अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, तो श्रोता को ना चीज समझ आनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अपने जैसे हम नाटक को कहते हैं, जो मंच पे नाटक करते हैं उसको दृश्य काव्य कहते हैं, जो हम रेडियो पे नाटक करते हैं उसको श्रवण काव्य कहते हैं। तो जैसे एक नाटक है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देती हूँ। वो ताकि जो लोग हैं उनके सामने पेंटिंग से एक चित्र सा बन जाए कि इस नाटक में ये हो रहा है, वो अपने जो सुन रहे हैं उसको समझे और एक चित्र समझकर बना के अपने उस जो नाटक है उसके साथ यात्रा करें। जैसे एक परशुराम का एक नाटक है जिसमें वो शिव धनुष उठाते हैं, शिव धनुष उठाने की बात हो रही है, तो लक्ष्मण कहते हैं ऋषिवर कौन है ये प्रचंड तपस्वी। तो ये रेडियो पे नाटक हो रहा है, तो और लोग सुन रहे हैं, म्यूजिक भी जो इफेक्ट्स हैं, ध्वनि का जो प्रभाव है वो चल रहा है, संगीत चल रहा है, साथ में जो बैकग्राउंड का होता है जो हाईलाइट करता है, चीजों को और ज्यादा बढ़ाता है। तो विश्वामित्र कहते हैं ये हैं परशुराम, मृगवंशी परशुराम। लक्ष्मण कहते हैं इतना रौद्र रूप, ज्वाला बरसाती आंख, तमतमाता शरीर, बलिष्ठ शरीर, तमतमाता मुंह। तो राम कहते हैं हाथ में बिजलियां, वज्र रूप परशु। विश्वामित्र कहते हैं राघव ये परशुराम अनन्य शिव साधक है, साक्षात शिव है। तो इस
डायलॉग में क्या है, क्योंकि ये रेडियो पे हो रहा है और सुनने वाला सिर्फ सुन रहा है। और जब एक नाटक बनता है उसमें ध्वनि का जो प्रभाव होता है या जो संगीत का प्रभाव होता है वो साथ है, लेकिन जो सामने जो एक लिसनर, जो एक श्रोता, वो सिर्फ सुन रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये जो संवाद है उनके जरिए ये बताया गया है कि जो आ रहे हैं, जो अगला जो पात्र है वो परशुराम है, और उनकी उस वक्त उन्होंने क्या उनकी वेशभूषा क्या है, उनके जो भाव है वो उन पे क्या है। अगर हम यही बात मंच के नाटक पे करें तो वहां पे ये चीजें बताने की जरूरत नहीं होगी कि उनका भाव कैसा है, उन्होंने क्या पहना है, ये चीजें वहां नहीं होंगी। मैं यहाँ मोहन राकेश का एक बहुत ही मशहूर नाटक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, आषाढ़ का एक दिन। उन्होंने ये जो नाटक है उन्होंने स्टेज के लिए भी लिखा, मंच के लिए भी लिखा था, और यही नाटक आकाशवाणी पे भी हुआ है। तो इस नाटक, अगर हम स्टेज पे कर रहे हैं, मंच पे कर रहे हैं, ये नाटक बहुत लोगों ने देखा होगा इसको मंच पे अगर आषाढ़ का एक दिन हो रहा होगा तो उसमें जो मलिका का कैरेक्टर है वो जब बारिश से भीगती हुई घर आती है तो बहुत सारी चीजें मदद करती हैं स्टेज पे। उसका कॉस्ट्यूम, उसका जो वेशभूषा है वो मदद करती है, जो बिजली चमकने का जो प्रभाव है वो इफेक्ट करती है, ये सारी लाइट है वो हेल्प करती है, मदद करती है कि कैसे कैसी बारिश हो रही है। लेकिन जब ये नाटक रेडियो पे हुआ तो वहां पे एक वॉइस मॉड्यूलेशन की जो आवाज है वो किस तरह से बना के बोली है, और फील करके उस चीज करेक्टर को जी कर, और वो किस तरह से आप बोलोगे कि आपकी जो आवाज है वो श्रोताओं तक पहुंचे, संगीत के साथ, ध्वनि प्रभाव के साथ, और जो आपका श्रोता है आपके साथ यात्रा करने लगे आपके इस नाटक में। तो उसका छोटा सा अंश मैं सुनाती हूँ रेडियो के लिए, जो है आषाढ़ का पहला दिन माँ, आषाढ़ का पहला दिन, और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी वर्षा, दूर दूर तक की खाटियां भीग गई माँ। और देखो, मैं भी तो, देखो ना माँ, कैसे भीग गई हूँ। देखो माँ, कितनी वर्षा हो रही है माँ, यही तो मैं चाहती थी ना। तो इस पूरे जो संवाद में एक तस्वीर उभर के आई है ध्वनि के माध्यम से, और जो म्यूजिक है, एक तस्वीर से उभर के आती है आपके जो हमारे जो श्रोता है उनके सामने, और उनको वो आपके साथ उस तस्वीर के माध्यम से आपके साथ सफर करने लगते हैं। लेकिन ये चीज अगर हम मंच के लिए करेंगे तो वहां पे आपके जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी तत्व है नाटक के, वो मदद करते हैं। तो ये डिफरेंस है। संवादों के बाद हम आते हैं भाषा पे। भाषा की जो शैली होती है, जो नाटक जो होता है उस वो ओढ़ी हुई भाषा नहीं होती है, सरल भाषा होनी चाहिए, बहुत जो दर्शक समझ सके। ऐसा ना हो कि भाषा इतनी क्लिष्ट हो, इतनी मुश्किल हो कि उनको बौद्धिक रूप से श्रम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े कि इसका मतलब क्या है, ये जो बोल रहे हैं इसका मतलब तो समझ नहीं आ रहा। अगर उनको ये चीज समझ नहीं आएगी तो वो जो आपका नाटक में दिलचस्पी है उसको उसको वो नहीं कर पाएंगे, वो अलग कुछ और करेंगे, वो नहीं देखेंगे, उठ के चले जाएंगे, या अपना रेडियो का जो चैनल है वो चेंज कर लेंगे। तो इसलिए जो भाषा होती है वो ओढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, बिल्कुल लगे कि आम बोलचाल की भाषा, स्वाभाविक भाषा होनी चाहिए। ये बहुत 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 जरूरी है। और दूसरा, आपका जो देश काल का जो वातावरण है, आप जो मंच पे दिखाना चाहते हो एक नाटक के जरिए, ये सामाजिक नाटक है, ये ऐतिहासिक नाटक है, ये भक्ति रस को लिए हुए नाटक है, ये सारी चीजें स्टेज पे दिखाना जरूरी होता है। और ये जो चीजें होती हैं, ये मंच के जो पात्र है उनकी वेशभूषा के जरिए दिखाया जाता है, जो लाइट होती है उसके जरिए दिखाया जाता है, जो आपका सेट है उसके जरिए दिखाया जाता है। तो देश काल वातावरण दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन जब रेडियो नाटक हम रेडियो के लिए करते हैं, तब जो पात्र है वो अपने संवादों के जरिए ये जो देश काल वातावरण है इसके बारे में बताते हैं, और जब स्टेज पे करते हैं तो उसको हम देखते हैं। उसके बाद एक जो बहुत ही जरूरी चीज है कि उद्देश्य क्या है। अगर आप कोई नाटक कर रहे हैं उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, वो उसका कोई मोटिव होना चाहिए कि वो लोग उसको समझ सकें। उसके साथ सबसे जरूरी चीज की कनेक्शन, जो आपका एक जो जो आपके दर्शक हैं वो आपके साथ यात्रा करें उस नाटक में, तो भी आपका एक नाटक सफल होता है। अब जो बहुत जरूरी चीज होती है, अभिनेता।
अभिनेता जो है, जो करेक्टर को जी रहा है, जिस तरह से मैंने शुरू में कहा था कि एक जो रंगकर्मी होता है वो अपने एक जीवन काल में कई जीवन को जी लेता है। एक नाटक एक पात्रों के, क्योंकि वो अपने जीवन में कई तरह के पात्रों को अभिनय करता है। वो राजा का भी नहीं करता है, वो भिखारी का भी नहीं करता, डॉक्टर का बनता है, वो कई तरह के जो चरित्र है उनको जीता है। तो जो अभिनेता होते हैं, जो संवादों को मंच पे बोलते हैं अपने पात्र को जीते हुए, वो इस तरह से बोले जाए कि वो एकदम से जो आपके दर्शक हैं उनको लगे कि ये तो मेरी कहानी है, ये तो मैं भी अगर ऐसा होता तो मैं भी ऐसा बोलता। तो एक चरित्र को जीना अभिनेता के लिए बहुत जरूरी है, और जो एक प्रक्रिया होती है उस चरित्र को जीने के लिए, उसके लिए उसको अपनी कल्पना शक्ति को मजबूत करना होगा। जो अगर वो कोई पात्र कर रहा है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं हब्बा खातून पे नाटक बना रही हूँ, अगर तो मैंने किया है, तो उसमें मुझे अकबर का एक करेक्टर है, या उसमें यूसुफ शाह तक जो कश्मीर के आखिरी बादशाह रहे हैं, और जो हजरत जो हब्बा खातून के पति रहे हैं, और वो कश्मीर के आखिरी बादशाह थे जिनको मुगल जो राजा थे अकबर, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। तो अगर मुझे यूसुफ शाह तक का करेक्टर करवाना है, या फिर मुझे हजरत हब्बा खातून का करेक्टर करवाना है, तो उसके लिए जो करेक्टर जो पात्र कर रहा होगा, जो अभिनेता कर रहा होगा, वो सिर्फ उसको जाके सिर्फ लाइंस नहीं पढ़नी है, उसको जो टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट के पीछे उस जो लाइंस लिखी हुई हैं, जो संवाद लिखे गए हैं, उन संवादों के पीछे का मतलब क्या है, ये उसको समझना बहुत जरूरी है। उस किरदार को, उस पात्र को जीना बहुत जरूरी है। सिर्फ यही जरूरी नहीं, हब्बा खातून के बारे में जितना कुछ लिखा गया है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसका उसका जो उसकी जो जो वेशभूषा है वो कैसी है, जो उसने कविताएं लिखी हैं उनको पढ़ना जरूरी है। पूरी तरह से गहन अध्ययन किसी भी पात्र को जीने के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ हब्बा खातून की बात नहीं कर रही मैं, ये आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ कि अगर किसी चरित्र को आपने करना है, या हम किसी अभिनेता को कहते हैं कि आपको ये पात्र करना है, तो उस अभिनेता के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो उस चरित्र को जिए। उस चरित्र को अगर वो नहीं जिएगा, तो जो आपके जो दर्शक है उनके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। एक कनेक्शन, जो एक जो जुड़ाव होता है दर्शक और रंगमंच के अभिनेता के बीच, वो बहुत जरूरी है। उसको जीने के लिए बहुत जरूरी है। मैं यहाँ आपको एक अपना एग्जांपल देती हूँ। मैंने भरत मुनि बहुत बड़ा नाट्य उत्सव होता है जो साहित्य कला परिषद करवाती है, उसमें मैंने एक नाटक किया था, टुकड़े टुकड़े धूप। तो उसमें दो ही दो किरदार थे। मैंने उसमें जो एक माँ बाप होते हैं, उनके जो बच्चे जो बाहर चले जाते हैं, उनको छोड़ के बाहर देश से बाहर चले जाते हैं, तो पहले बीइंग ए माँ बाप वो किस तरह से रोते हैं, लेकिन फिर से एक डिसीजन लेते हैं कि दुनिया में और भी तो हैं जो अनाथ हैं, वो भी तो हमारे बच्चे हैं, हमारा भी तो मकसद है उनको पालना अपने बच्चों की तरह। लेकिन ये किरदार करते करते, ये पात्र करते करते, मैं उस पात्र के साथ मैं बिल्कुल चली गई। और उसके बाद जब ये वो नाटक खत्म हुआ, मैं तब भी उस किरदार में थी। तो ये कई बार मुश्किल हो जाता है कि किरदार को आप जियो, लेकिन एक तो थिन लाइन होती है, जो एक बारीक लाइन होती है, उस लाइन को कभी भी क्रॉस ना करो। यहाँ मैं एक और देती हूँ, मैंने गालिब किया था, जो एक बहुत ही सभी जानते हैं, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब साहब हमारे तो बहुत बड़े शायर रहे हैं हमारे देश के। तो मैं वो उसमें करेक्टर कर रही थी। तो उसमें ये होता है कि जो बेटी होती है माँ की, वो मर जाती है, तो उसमें मुझे रोना था। तो मैंने रोते 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 लाइट चली गई, मैं तभी भी स्टेज पे बैठी गई, मैं भूल गई कि मैं जो काजल हूँ, मैं किरदार नहीं हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किरदार को जियो, लेकिन इतना मत जियो कि आप जो वो एक बारीक लाइन है उसको क्रॉस कर दो। उस बारीक लाइन को क्रॉस कभी मत करें। किरदार को जीना जरूरी है, लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे आप एक, आपका अपना भी एक अस्तित्व है। आप उसको अगर आप भूल जाएंगे तो फिर नाटक नहीं रहेगा। तो अभिनय पे हम आते हैं। अभिनय के जो प्रमुख तत्व हैं उनकी बात करते हैं, वो होता है आंगिक अभिनय, जिसको इंग्लिश में बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। एक होता है वाचिक अभिनय, जिसका सबसे जो बड़ा उदाहरण है वो रेडियो नाटक है। रेडियो नाटक में सिर्फ वाचिक अभिनय होता है। और एक आहार्य अभिनय होता है, जो आपकी वेशभूषा है, आपका जो आपका मेकअप है, जो लाइट है, प्रकाश है, उस पे उन सब चीजों को लेकर होता है। और एक होता है सात्विक अभिनय, जो आपकी अंतरात्मा से किया गया अभिनय है, जो आपके भाव चेहरे पर आते हैं, उसको कहते हैं हम सात्विक अभिनय। तो आंगिक अभिनय की अगर हम बात करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज की, आप किस तरह से चल रहे हो। आपने अगर कोई गुस्से वाला बात करना तो आप ऐसे हाथ करके कर रहे हो। आप अगर आप किसी
कुबड़े का कर रहे हो करेक्टर तो आपको झुक के चलना है, आप किसी अंधे का कर रहे हो तो आपको किस तरह से करना है, आप किसी लंगड़े की बात कर रहे हो, आपको अगर भिखारी का करेक्टर करना है, अगर आपको राजा का अभिनय करना है तो आप में एक एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आंगिक अभिनय में आती हैं। सात्विक अभिनय की जिस तरह से मैंने बात की कि सात्विक अभिनय वो है कि जो आपके अंदर मन के जो भाव होते हैं, अंदर के जो भाव होते हैं उनको आप स्टेज पे किस तरह से प्रेजेंट करते हो। डायलॉग अगर आपका कोई वैसा है, आपको कोई संवाद वैसा है, जैसे कम कपाहट सी होती है आपको, कोई डायलॉग या आप डर गई हो तो आपकी आवाज में आपके जो फेस के भाव होते हैं उनमें वो चीजें आना चाहिए, पसीना सा आना चाहिए, आंसू आने चाहिए। ये सारे सात्विक अभिनय में होता है, किसी चीज को देख के रोना। वाचिक अभिनय, वही वाचिक अभिनय की जो मैंने बात की कि वाचिक अभिनय एक ऐसा अभिनय है जो सिर्फ रेडियो पे हो सकता है। हम स्टेज पे नॉन वर्बल कर सकते हैं, बिना संवाद के नाटक कर सकते हैं, हम टेलीविजन पे बिना नाटक के अभिनय कर सकते हैं। साइलेंट मूवीज आया करती थी एक वक्त था, तो मूक फिल्में जिसे कहते हैं वो आया करती थी। लेकिन रेडियो पे जब नाटक करना है तो उसके लिए वाचन बहुत जरूरी है। तो रेडियो पे हम वाचिक अभिनय कर सकते हैं, जैसे चिड़ियों की बोली होगी, जब हम एक गठरिया अपनी भेड़ों को हाँक रहा है तो मुंह से आवाज निकालता है, ये बहुत जरूरी है। तो ये अभिनय का बहुत बड़ा गुण है। इसमें आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी आवाज का आरोह अवरोह बहुत जरूरी होता है कि अगर आप रेडियो पे नाटक कर रहे हो आपकी आवाज बिल्कुल एक जैसी है, वो नहीं चलेगा। आपकी आवाज में आरोह अवरोह का होना बहुत जरूरी है, आपकी आवाज में भाव का होना बहुत जरूरी है, आपकी आवाज में एहसास का होना बहुत जरूरी है। तभी आप जो रेडियो नाटक है, रेडियो नाटक बहुत आसान नहीं होता क्योंकि इसमें सिर्फ आवाज के माध्यम से ही आपको सारी चीजें करनी है। आपके ध्वनि और जो आपका संगीत है वो आपके लिए हेल्प के लिए होते हैं, लेकिन आपको एक जो पात्र है उसको अपनी आवाज के माध्यम से सारा प्रभाव बनाए रखना है, अपने संवादों का प्रभाव बनाए रखना है कि उन संवादों के माध्यम से जो एक रेडियो नाटक तभी सफल होगा जब एक श्रोता उनको सुनेगा। इसलिए मैं आपको कहा था कि जो रेडियो नाटक है उसको श्रवण काव्य कहते हैं और जो मंच का नाटक है उसको दृश्य काव्य कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आहार में आपकी आपकी वेशभूषा कैसी है। जैसे हब्बा खातून को ले लेते हैं या हीर रांझा को ले लेते हैं। हीर रांझा पंजाब का लोक है, पूरा फोक है पंजाब का। या हब्बा खातून इसमें पूरा कश्मीर का फोक है, कश्मीर का लोक है, इसमें कश्मीर का लोक संगीत, कश्मीर का लोक, कश्मीर के लोक रिवाज संस्कृति सब कुछ हब्बा खातून में। और हीर रांझा में कश्मीर पंजाब की लोक संस्कृति है। तो अगर उसी के मुताबिक आपकी जो वेशभूषा नहीं होगी, जो पंजाब में जो कपड़े पहनते, पंजाब में किस तरह से रहते हैं, वहाँ के बर्तन कैसे इस्तेमाल होते हैं, नाटक में इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कश्मीर की हम बात करें तो कश्मीर के जो आभूषण है वो कैसे हैं, कश्मीर के जो पहनावा है वो कैसा है। जैसे फिरन पहनते हैं, शादी में जो कश्मीर में शादी हो रही है तो वहाँ में किन चीजों की जरूरत होती है, शादी के छोटे छोटे जो लोग जो परंपराएं होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, ये सभी नाटक में आती है। और ये सभी आहार्य, इसको कहते हैं आहार्य अभिनय। इसके अलावा जो एक बहुत जरूरी तत्व है नाटकों का, वो चाहे रेडियो नाटक हो कोई भी नाटक हो, वो होता है रस। नाटक में रस का होना बहुत जरूरी है। कई बार नाटक में क्या बातचीत में भी रस का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कहते हैं अरे भाई वो कैसे बात करती है, उसकी बातचीत में तो कोई रस ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है उसकी बातचीत में। तो रस का होना बहुत जरूरी है। जो रस है वो नाटक की आत्मा, उनको कहते हैं कि जो रस है वो नाटक की आत्मा है। और इस बिना किसी रस के कोई भी नाटक नहीं हो सकता। कोई ऐतिहासिक नाटक हो जैसे सम्राट अशोक है, वहाँ पे भी रस की वो होती है। हब्बा खातून की बात करें, श्रृंगार रस है। तो इस तरह से, या मैंने टुकड़े टुकड़े धूप की बात की तो करुणा का रस है उसमें। कोई हास्य नाटक कर रहे हैं तो उसमें हास्य रस होता है। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि रस के बगैर कोई भी नाटक नहीं हो सकता। रस का शाब्दिक अर्थ तो सभी जानते हैं कि आनंद, कि हम नाटक देखें तो हमें आनंद आए। अगर हमने मतलब हम हमें आनंद की अनुभूति हुई कि हम ये जो हो रहा है हम इससे अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर वीर रस का कोई नाटक हो और इसमें वीर रस ही ना हो तो आप कल्पना कीजिए कि क्या आपको मजा आएगा। या श्रृंगार रस का कोई नाटक हो, उसमें श्रृंगार रस ही ना हो, या हास्य नाटक, हम कहें कि हास्य नाटक हमने देखना है और हम हास्य नाटक देखने जाए उसमें हंसी ना हो, तो क्या वो नाटक सफल होगा? नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसका जो एक और बात है, इसके बाद जो एक और बहुत जरूरी तत्व है नाटक का वो है मेकअप, कि आपका जो मेकअप है वो कैसा होना चाहिए। जिस तरह से मैंने बात की कि हमने हीर रांझा को ही मैं लेती हूँ। हीर रांझा पंजाब की जो फोक है, पंजाब का जो लोक है उस पर आधारित नाटक है। या हब्बा खातून कश्मीर का जो फोक है उस पर आधारित नाटक है। तो जो मेकअप होगा वो अलग तरीके का होगा। हीर रांझा का मेकअप के जो कलाकार है उनका जो मेकअप है वो अलग तरीके का होगा। और जो हब्बा खातून है वो उसका जो नाटक का जो मेकअप होगा वो अलग तरीके का होगा। तो या फिर मैं एक छोटा सा आसान सा एग्जांपल और बताती हूँ आपको कि
अगर हमने अकबर का करेक्टर लिया है तो अकबर का जो करेक्टर, जो मेकअप होगा वो अलग होगा। हमने किसी आम इंसान का लिया है कि इसको जस्ट एक आम इंसान बनाना है, नॉर्मल इंसान बनाना, उसका मेकअप अलग होगा। कुछ करेक्टर मेकअप अलग होते हैं, जैसे हमने एक फकीर का बनाना है वो करेक्टर मेकअप होता है, उसकी दाढ़ी होगी। या हमने कोई लेडी बनानी है जिसके, जैसे मैं एक नाटक किया था फीमेल इमेंसिपेशन, जो महिला प्रधान नाटक था वो, ये काया नाटक था, जिसमें एक जो लड़की है वो किस तरह से अपनी सभी अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जो हम कहते हैं कि सभी रूढ़िवादी परंपराओं को, क्योंकि उसकी शादी हो जाती है बचपन में, वो विधवा हो जाती है, उसको गांव से निकाला जाता है, गांव से निकाल जाने के बाद वो अनपढ़ होती है, किस तरह से मुश्किलात का सामना करते करते वो एक पढ़ाई करके, अपनी पढ़ाई करके उसी गांव में डिप्टी कलेक्टर बनकर आती है जहां से उसको निकाला गया होता है। तो वहाँ एक उस नाटक में एक चीज थी कि जैसे उसको, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके हस्बैंड मर जाते हैं, तो गांव की परंपरा के अनुसार उसका सर मुड़ा दिया जाता है। तो इस तरह के मेकअप के लिए करेक्टर मेकअप कहते हैं कि ये इसमें आपका सर, आप बाल तो नहीं कर सकते क्योंकि आप मंच पे कर रहे हो, तो आपको किस तरह का मेकअप चाहिए होगा कि मंच से देखने से लगे कि इसका सर मुंडा हुआ है। तो इस तरह के मेकअप को कहते हैं करेक्टर मेकअप। और जो मेकअप है बहुत जरूरी एलिमेंट है, बहुत जरूरी तत्व है नाटक का। इसके अलावा जो बाकी तत्व बताए मैंने, आपका जो वेशभूषा है, जो कलाकार है उसका जो वेशभूषा है, उसके जो हम कॉस्ट्यूम्स कहते हैं, वो भी उसके पात्रों के अनुकूल ही होना चाहिए। तो वैसा ही होना चाहिए। अगर उसके बिना, जैसे राजा को हम भिखारी के वेशभूषा पहना लीजिए तो करेक्टर को जस्टिफाई ही नहीं करेगा। तो ये बहुत जरूरी है। और जो जिस इरा की हम बात करें, जिस वक्त का हम नाटक कर रहे हैं, उस वक्त किस तरह के जो लोग थे, उस तरह किस तरह के कपड़े पहनते थे। जैसे मैंने नाटक किया था शेक्सपियर का रोमियो जूलियट। तो रोमियो जूलियट में किस तरह के कॉस्ट्यूम उस वक्त, शेक्सपियर ने जब ये नाटक लिखा उस वक्त किस तरह के कॉस्ट्यूम्स, जो कलाकार थे, किरदार थे, पात्र थे, कैसे कपड़े पहनते थे। या ही रांझा हमने किया तो ही रांझे में किस तरह के वेशभूषा चाहिए जो कलाकारों की। या मैंने काया किया तो कैसी गांव की वेशभूषा कैसी होनी थी। तो ये जो कॉस्ट्यूम्स है, जो वेशभूषा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही जरूरी हिस्सा है नाटक का। तो ये जो जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक नाटक है तांडव, जो बिल्कुल एक कविता, एक नाटक कविता पे बेस्ड है, इसको हम कहते हैं नाटक इज बेस्ड ऑन, द प्ले इज बेस्ड ऑन पोइट्री, बिल्कुल कविता पे वो नाटक उस पे निर्भर करता है। तो उसमें जो पुरानी कहानी है कि एक शास्त्रीय संगीत पे, शास्त्रीय नृत्य पे वो नाटक आधारित है। तो उसमें किस तरह के भाव चाहिए, किस तरह के कॉस्ट्यूम चाहिए जो आपके भावों को बढ़ाए। जो आपकी कहानी है कि उसमें जो शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करते हैं, उसको लोग अगर भूल रहे हैं तो उसको किस तरह से, कैसे कॉस्ट्यूम हो कि लोग उसे कनेक्ट करें, ये मेरा तांडव जो नाटक है उसमें है। तो आपकी जो वेशभूषा है वो बहुत हेल्प करती है, बहुत मदद करती है। और इसके अलावा जो बहुत जरूरी चीज है आपकी लाइट्स, जो लाइट्स जिसे हम प्रकाश सज्जा या प्रकाश व्यवस्था कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। वैसे नाटक के सभी तत्व जो मैंने आपको बताए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन सभी को मिलाकर ही एक सफल नाटक तैयार हो जाता है। अब अगर हम लाइट की बात करते हैं कि जैसे हमने दिखाया कि जो भी स्टेज पे चीजें हो रही हैं, जो भी मंच पे चीजें हो रही हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए, उनको उभारने के लिए जो लाइट है, जो प्रकाश व्यवस्था है, बहुत मदद करती है। जैसे रात का हमने एक दृश्य दिखाना हो तो उसमें लाइट इस तरह से होगी कि रात लगेगी। हमने जंगल का दृश्य दिखाना है, उसमें लाइट की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था ऐसी होगी कि लगेगा जंगल है। हमने दिखाना है झरने बह रहे हैं, तो हमें लाइट के जरिए जो साइक होता है, जो पीछे जो मंच के पीछे जो सफेद पर्दा लगा होता है, उस पे हमने लाइट के जरिए पूरा एक वो बनाना है कि ये वाकई वो लगे कि पानी बह रहा है। तो ये लाइट बहुत मदद करती है एक नाटक को बहुत खूबसूरत बनाने में, नाटक को जो आपके दर्शक है उन तक पहुंचाने में, जिससे वो कनेक्ट कर सके। जैसे मैंने हब्बा खातून ही किया था सीन, कश्मीर का है वो नाटक, या उसके या उदाहरण के तौर पे तांडव। तो हब्बा खातून में जैसे चश्मे का सीन है कि हब्बा जो खातून है वो, कश्मीर में चश्मे तो होते ही हैं, चश्मे के किनारे बैठी पानी भर रही है। तो वहां पे जो आपका साइक है उस पे जो अगर प्रकाश के माध्यम से, जो लाइट है उसके माध्यम से वहां पे पूरा एक झरना बनाया और संगीत से झरने की आवाज आई, तो वो मजा ही अलग हो जाता है। वो वाकई, जब मैंने ये हब्बा खातून किया था तो मुझे ये रिव्यूज मिले कि ये हमें लगा कि हम सचमुच कश्मीर पहुंच गए हैं।
तो ये सुनना एक निर्देशक के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब आपके दर्शक आपके पास आए और कहें कि आपका नाटक देखकर हमें लगा कि हम लोग तो वाकई कश्मीर पहुंच गए हैं। मैंने ये जो मेरी किताब पब्लिश हुई है हब्बा खातून नाटक की, उसमें भी मुझे जो लिखने वाले लोग, जो अच्छे लोग, मतलब जो नाटक को समझते हैं, उन्होंने यही लिखा है कि ये नाटक देखकर हमें लगा कि हम वाकई कश्मीर पहुंच गए हैं। तो एक नाटक की सफलता इस पर निर्भर करती है कि आपके दर्शक आपके साथ यात्रा करें उस नाटक के जरिए। तो ये सबसे बड़ा इनाम है, ये सबसे बड़ी सफलता है नाटक। तो जिस तरह से मैंने कहा, ध्वनि ध्वनि के जो होता है, या इफेक्ट्स होता है, या संगीत होते हैं, या आवाज होता है, वो बहुत जरूरी है। कि आप जैसे शादी का सीन है, नॉर्थ इंडिया की शादी, उत्तर भारतीय शादी दिखा रहे हो, उसमें आप साउथ का म्यूजिक लगा लें, या दक्षिण का संगीत, दक्षिण का जो संगीत है वो लगा लें, तो वो नहीं चलेगा। कश्मीर का मैं हब्बा खातून कर रही हूँ, उसमें हीर रांझा का म्यूजिक लगाता हूँ, तो वो नहीं चलेगा। या हीर रांझा करें तो उसमें हब्बा खातून का कश्मीरी संगीत लगाता, तो वो नहीं चलेगा। संगीत उस नाटक के मुताबिक ही होना चाहिए, उस कथा वस्तु के मुताबिक ही आपका नाटक का जो संगीत है, चाहे वो इफेक्ट्स हैं, जो संगीत है, जो आपकी लाइट है, जो आपकी वेशभूषा है, वो उसके मुताबिक ही होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप डायलॉग बोल रहे हैं, जब एक पात्र, जब एक कलाकार स्टेज पे खड़ा होकर अपने संवाद बोल रहा है, तो वर्ड्स मुंह में नहीं रहने चाहिए। वर्ड्स पूरे आपका जो डिक्शन है उसके साथ पूरा खुल के, वो आपके जो दर्शक बैठे हैं लास्ट रो तक, उन तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। ये ना हो कि आगे जो कुछ लाइंस में वहां तक आपकी आवाज पहुंची, और जो पीछे जो बैठे हुए हैं उन तक आपकी आवाज नहीं पहुंची, तो फिर उनको नाटक देखने का मन ही नहीं करेगा। तो ये बहुत जरूरी है, आपकी आवाज, आपका जब आप नाटक कर रहे हैं, जब हम नाटक करते हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है कि जो हमारी आवाज है वो लास्ट, जो आखिर तक का जो बेंच है वहां तक पहुंचे। और अगर आवाज नहीं पहुंचेगी तो जो दर्शक है वो बोर होना, ऊबना शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा जो एक और जो मुख्य तत्व है नाटक का, वो आपका सेट, कि आपका सेट कैसा होना चाहिए नाटक का। जो आपका जो कथा वस्तु है उसके मुताबिक आपका सेट है। अगर आपने कोई राज दरबार का आपको दिखाना चाह रहे हैं, तो आपका वैसा ही होना चाहिए। आप पंचायत का कोई आप दृश्य दिखाना चाहते हैं, तो आप वैसे ही क्रिएट कर सकते हैं, वो लाइट्स के जरिए, म्यूजिक के जरिए, और कुछ जो आपका सेट है उसके जरिए वो चीजें क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं मंच पर। जिस तरह से मैंने कहा कि हमने एक वो जो लिया कि हब्बा खातून उस पर बैठी हुई, चश्मे पे बैठी, तो हमने वो क्रिएट किया। म्यूट हो गए काजल जी, म्यूट म्यूट। काजल जी आप म्यूट हो गए। जो हाँ सबसे जी, जरूरी चीज होती है वो ये है कि आपका जो निर्देशक है, वो कहते हैं कि कैप्टन ऑफ द शिप है। तो ये निर्देशक पे बहुत सारी चीजें मुनस्सर करती है कि वो किस तरह से इन चीजों को ले और आपका नाटक एक सफल नाटक बन जाए। तो जिस तरह से मैंने रेडियो नाटकों की बात की यहाँ पे, इसके साथ साथ ये तो नाटक के तत्व थे जो बहुत जरूरी, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके बिना हम नाटक को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकते दर्शक के लिए, और एक कनेक्शन बहुत जरूरी है। तो कुछ जैसे मैंने कहा कि जब हम नाटक कर रहे हैं, भले ही हम स्टेज, आप जी, तो जिस तरह से हम स्टेज पे कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी आवाज का जो आरोह अवरोह हो वो दर्शकों तक पहुंचे। वॉइस मॉड्यूलेशन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। चाहे हम रेडियो पे, तो है ही जरूरी, रेडियो नाटक में तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये हम अगर मंच पे भी कर रहे हैं, और अगर हम मंच पे बिल्कुल आवाज बिल्कुल फ्लैट है, तो वो नहीं चलेगा। जैसे अगर कुछ कुछ वर्ड्स हैं, उनको अगर हम बोले, गलत उनका उच्चारण करें, तो उनका म्यूट, आप म्यूट हो गए काजल जी। वो बटन दब जाता है शायद। मैंने ये कई बार सुना है बोलते हुए, बहुत से लोगों को वो बोलते हैं फिर जबकि कोई शब्द नहीं होता, ये हमेशा होता है फिर बोलोगे तो बहुत गलत है। हम रेडियो पे तो बहुत बुरा लगेगा, कानों को चुभेगा, कितना गलत बोल रहे हैं। तो फिर एक शब्द है, या हम बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सफल। सफल भी कोई वर्ड नहीं है, ये हमेशा है सफल। सफल हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो ये होता है सफल। तो उच्चारण जो उच्चारण की अगर हम बात करें, तो बहुत सारी चीजें जिन पे काम करना बहुत जरूरी होता है। तो अब अगर कोई सवाल रहते हैं, कुछ है, तो आप बताइए, कुछ सवाल हो पूछने के लिए।
अलीशा। ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो रंगमंच की जो दुनिया है वो वाकई जादुई दुनिया, वाकई जादुई दुनिया, और आपको एक मुकम्मल, एक परफेक्ट इंसान बना देता है। हम सिर्फ नाटक इसलिए नहीं करते कि हमें हमें अच्छा अभिनय करना है, हम नाटक इसलिए भी करते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। और हम हमेशा कहते हैं कि अच्छा इंसान है वही हाँ। एक अच्छा कलाकार हो सकता है। जी मैम, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि मैम का जोरदार करतब ध्वनि के साथ आभार व्यक्त किया जाए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सहयोगी अलीशा के पास चलती हूँ। अलीशा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। मैम, जिज्ञासा भाव से हमारे कुछ साथी आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। कृपया आप अपनी अनुमति प्रदान करें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आमंत्रित करती हूँ दिया को कि वे आए और अपना प्रश्न रखें। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम, आप रंगमंच की एक सम्मानित और अनुभवी कलाकार है। आप नाटक में श्रव्य व दृश्य दोनों में ही समान रूप से जुड़ी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि श्रव्य व दृश्य माध्यमों में प्रस्तुति देते समय हमें किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। अगर हम श्रव्य और दृश्य दोनों की बात कर रही है ना आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, अगर हम जैसे हमने रेडियो के नाटक की बात की, इनको हम श्रवण काव्य कहते हैं, तो अगर हम वहां के लिए नाटक करते हैं तो उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है कि आपका जो उच्चारण है वो आपका शुद्ध होना चाहिए। आपकी आवाज में वो दृश्य काव्य, अगर हम मंच पे नाटक कर रहे हैं उसके लिए भी ये दोनों चीजें उसके लिए जरूरी है, लेकिन रेडियो के लिए अगर हम नाटक कर रहे हैं उसमें ये बहुत 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 जरूरी है कि आपका उच्चारण सही हो। दृश्य काव्य आप मंच पे कर रहे हैं तो अगर भले ही आपका उच्चारण ठीक नहीं हो, लेकिन आपकी बाकी चीजें आपको मदद करती है, आपका सेट आपको मदद करता है, आपके जो वेशभूषा है वो हेल्प करती है, आपकी भाव भंगिमाएं हेल्प करती है, मदद करती हैं। तो वहां मैं तो ये नहीं कहूंगी चल जाता है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा आप कर सकते हो, थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हो, तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरा आरोह अवरोह, जब आप डायलॉग बोल रहे हो, जब आप संवाद बोल रहे हो, तो आपको फ्लैट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे आवाज नहीं आनी। क्या क्या आवाज में आरोह, जैसे सारे गामा पादा नीसा सानी दापा मागा रेसा, ये आरोह अवरोह की आवाज भी जरूर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो दर्शक या सुनने वाला आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा, आपके साथ जुड़ नहीं पाएगा। धन्यवाद मैम। थैंक यू, शुक्रिया। धन्यवाद मैम। अब मैं हमारी दूसरी प्रश्नकर्ता को आवाज देती हूँ, जो है हिमांशी शर्मा। प्रणाम मैम। प्रणाम। मैम, आपने 400 से अधिक टीवी सीरियल, टेलीफिल्म्स और टीवी नाटकों में अभिनय किया है। रंगमंच और टीवी सीरियल फिल्म्स में से किस मंच पर अभिनय करना आपको चुनौतीपूर्ण लगता है? मैं आपको बताऊं, मैंने 400 के जो सीरियल्स हैं या टेलीफिल्म्स हैं, मैंने प्रोड्यूस भी किया, निर्देशन भी किया है, उनका अभिनय तो किया है, निर्देशन भी किया है। लेकिन आज मैं सिर्फ रंगमंच के साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि रंगमंच जो एक ऐसी जादुई दुनिया है ना, जो आपको इतना, जैसे हम कहते हैं ना मेडिटेशन, साधना, रंगमंच साधना है और चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि टेलीविजन पे जब हम काम कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं, फिल्में कर रहे होते हैं, तो आप एडिटिंग होती है कि आपने ये सीन किया, कट, नेक्स्ट सीन के लिए आपको तैयार होना है। लेकिन जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो रंगमंच पे आपके सामने आती है कि आपको वन गो में आपको अच्छा करना है, बेस्ट करना है, बहुत ही अच्छा करना है कि आपके जो दर्शक हैं वो आपके साथ जुड़ चुके हैं, और वो जो आपको तालियां उस वक्त मिलती है ना, उससे बड़ा कोई इनाम नहीं होता। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। अब मैं दिशा गुप्ता को बुलाती हूँ कि वे आए और अपना प्रश्न रखें। नमस्कार मैम। नमस्कार। रंगमंच पर अभिनय व निर्देशन करने के लिए नए कलाकारों को कैसी तैयारी करनी चाहिए और आज की युवा पीढ़ी के लिए उसमें क्या भविष्य है, कृपया हमें बताइए। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि जो रेडियो नाटक करना चाहते हैं या रेडियो से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ ऑडिशंस होते हैं, नाटकों के अलग ऑडिशंस होते हैं, या एफएम पे आप प्रोग्राम करना चाहते हो, आरजे बनना चाहते हो, उसके अलग ऑडिशंस होते हैं। ऑडिशन प्रॉपरली जो ऑडिशन फॉर्म होते हैं वो आकाशवाणी से मिल जाते हैं, वहां से आप जो भी है रेडियो नाटक के जो फॉर्म होते हैं नाटक करने के लिए, आप मुझसे ले सकते हैं। तो नाटक के लिए आप फॉर्म लें, उसको फिल करें, और उसके बाद आपका जो जिस तरह से मैंने बात की, आपकी आवाज कैसी होनी चाहिए, आपका डिक्शन कैसा होना चाहिए, आप किस तरह से बोलते हैं, तो वो चीजें आप में अगर हैं तो आप एक कलाकार बन सकते हो। तो ये आपकी एक वो बन जाती है। और आपने क्या पूछा था? मैम, मैंने पूछा था कि आज की युवा पीढ़ी के लिए उसमें क्या भविष्य है।
भविष्य जिस तरह से मैंने कहा कि ऑडिशंस आप दे सकते हैं, लेकिन आपको अपने उच्चारण पे बहुत काम करना पड़ेगा। आपको उसके लिए जरूरी है एक तो किताबें पढ़िए, सिर्फ जो आपकी कोर्स की बुक है उसके अलावा जितना पढ़ेंगे उतना निकलेंगे, उतना आपका ये भरेगा। और आप कुछ भी कर सकते हो। आपको जैसे क्विक विट की हम बात करते हैं, अगर आपके यहाँ पे शब्द है तभी आप एकदम जैसे आरजी होते हैं, उनमें क्विक विट होती है कि आप किसी भी चीज का जवाब दो, किसी भी टॉपिक में बात कर सको। तो रंगमंच में भी यही होता है कि आप किसी भी विषय पे बात कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतने किरदार जिए होते हैं और इन किरदारों को जीने के लिए आपने हर किरदार के बारे में पढ़ा होता है, चाहे वो ऐतिहासिक हो, सामाजिक हो, उस किरदार को ऑब्जर्व किया होता है। तो और नाटक देखना, अगर आप नाटक से जुड़ना चाहते हो, नाटक की किताबें पढ़ना, नाटक को पढ़ना या साहित्य को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर आप अपना कुछ बनाना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी की चीजें पढ़िए, चीजें सीखिए, उच्चारण ठीक करिए, आवाज में आरोह अवरोह होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे शब्दों का भंडार, उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू, शुक्रिया। अब मैं आरुषि वशिष्ठ को आवाज देती हूँ कि वे आए और अपना प्रश्न पूछे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपने बहुत से नाटकों का निर्देशन और उसमें अभिनय किया है। कोई ऐसा नाटक है जिसमें आपको करने में सबसे अधिक आनंद आया हो? उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मुझे हर नाटक मेरे लिए चुनौती रहा है, और हर मुश्किल काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे अभी तक जितने भी नाटक किए हैं, हर किसी के साथ मैं सोल के साथ जुड़ी हूँ। तो खासतौर पे ये कहना कि बहुत जो नाटक है वो कौन सा चुनौती भरा रहा है, हर नाटक अपने आप में एक चुनौती भरा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये नाटक आसान है, ये नाटक मुश्किल है, क्योंकि हर नाटक की तत्व की जब मैंने बात की तो वो अलग अलग, हर नाटक में अलग अलग, आपका कथा वस्तु अलग हो जाता है, आपका शिल्प अलग हो जाता है, आपका सेट अलग हो जाता है, आपका बोलने का तरीका अलग हो जाता है, आपका कॉस्ट्यूम अलग हो जाता है, मेकअप अलग हो जाता है। तो ये सारी चीजें अपने आप में चैलेंजिंग है, और हर प्रोडक्शन, हर नाटक चैलेंजिंग होता है। धन्यवाद मैम। जी, मैं हमारी आखिरी प्रश्नकर्ता ईशा को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, कश्मीर की तो बहुत ही प्रसिद्ध कवित्रियां हैं, एक लल्लेश्वरी और दूसरी हब्बा खातून, जिनका कश्मीर के समाज में बहुत ही प्रभाव है। तो बिल्कुल। आपने हब्बा खातून को ही नाटक के अभिनय के लिए क्यों चुना? और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपने किन किन नाटकों में काम किया है? मैंने किन किन नाटकों में काम किया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं खुद भी भूल गई हूँ। मैंने इतने नाटक किए हैं, एक्टिंग की बात अगर करें तो मैंने बहुत सारे नाटक किए हैं। तो मैंने अभी जो एक नाटक है, बहुत सारे नाटक काम, बहुत सारे, जैसे 400 तो आपने सीरियल्स के नाम गिना लिए, तो 200-250 तो ऐसे नाटक होंगे ही जो मैंने किए हैं। बचपन से 3 साल की उम्र से मैं नाटकों से जुड़ी हुई हूँ, रंगमंच से जुड़ी हुई हूँ। तो उनको नंबर्स में डालना, कि मैंने संख्या में डालना कितने नाटक किए, तो ये नहीं मुझे रहेगा। लेकिन कुछ नाटक मेरे दिल के बहुत करीब रहे हैं, जिसमें से एक सच है, हीर रांझा है, हब्बा खातून है। और आपने मुझसे सवाल पूछा कि मैंने हब्बा खातून को ही क्यों चुना। हब्बा खातून कश्मीरी की पहली रोमांटिक पोइट्री है जो लल्लेश्वरी के बाद आई। लल्लेश्वरी को कश्मीर की आदि कवित्री कहा जाता है, और हब्बा खातून को, वो अकबर की समकालीन थी। हब्बा खातून को कश्मीर की हब्बा खातून को कहा जाता है कि वो कश्मीर की पहली रोमांटिक पोइट्रेस थी। मैंने जो किताब लिखी है हब्बा खातून, ये किताब है, ये नाटक भी मैंने किया, ये किताब भी मैंने लिखी है हब्बा खातून पे। तो इसमें सारी जो हब्बा खातून ने शायरी की है वो सारी इस किताब में, वही सारी मैंने नाटक में दिखाया। लल्लेश्वरी मैंने नाटक इसी लॉकडाउन में लिखा, क्योंकि लल्लेश्वरी पे भी काम नहीं हुआ है ज्यादा, उस पर कोई नाटक नहीं बना है। तो लल्लेश्वरी हब्बा खातून से पहले की थी, लेकिन मैंने हब्बा खातून पहले किया, लल्लेश्वरी भी करूंगी, लल्लेश्वरी अभी मैंने लिखा है और उसको भी जरूर करूंगी। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं हमारे हिंदी विभाग से आदरणीय डॉक्टर मनोज तिवारी सर को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को सर। नमस्कार काजल जी। नमस्कार। आज आपने हमें अपने कॉलेज के दिनों का याद दिलवा दिया कि अशोक चक्रधर सर जिस प्रकार से हमें बताते थे भरत मुनि के
भावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दस रस निष्पत्ति, इस तरह बताते थे। और नाटक के तत्व जो असगर बजाहत सर बताते थे हमें, मैंने जामिया मिलिया से किया है, तो वो बिल्कुल वो क्षण हमें याद आ गए कि आपने बड़े ही अद्भुत तरीके से, रोमांचित करने वाले, बिल्कुल रचनात्मक तरीके से बताया है। मैं आपके लिए विधिवत रूप से धन्यवाद करूं, उससे पहले मैं अपने विभागाध्यक्षा श्री डॉक्टर सविता उपाध्याय जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज के जो बहुत ही रोमांचक, जो यादगार पल भरे जो कार्यक्रम हुए हैं उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें। प्रणाम प्रणाम और प्रणाम। प्रणाम। सच में आदरणीय काजल सूरी जी, आपको सुन करके आज आनंद आ गया और मेरा रोम रोम जो है खिल उठा और मुझे उस नाटक की दुनिया में चले गई। जब आप डायलॉग बोल रहे थे ना, आषाढ़ का एक दिन और वो भीगी हुई मल्लिका, जब आपने वो बोला ना, तो मैं उस उतनी देर के लिए ही वो कनेक्ट हो गई और मुझे याद आ गया मोहन राकेश जी का वो नाटक। तो ये नाटक तो सच में वास्तव में जो काम है ये बहुत ही अद्भुत है। इसमें आंखों के हाव, जैसे मेरी तो आंखें भगवान ने छोटी छोटी दी है, आंखें तो बड़ी बड़ी दी है। इसमें आंखों के जो हाव भाव है, चेहरे के हाव भाव है, और वैसे क्या इतनी खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकती। जो हमारे कार्यक्रम की जो परिकल्पना थी सूरी जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी भाषा उत्सव, इसको मनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो हमारे बच्चे वो हिंदी साहित्य की जो विधाएं हैं, नाटक है, पत्रकारिता है, आकाशवाणी में कैसे बोले जाते हैं, दूरदर्शन में कैसे कैसे हमारी दृश्य और श्रव्य कार्यक्रम चलते हैं, प्लस इसके साथ साथ हमारी और चीजें कैसे चलती हैं, तो हिंदी और काव्य, सबसे जो काव्य जिसे कहते हैं ना, हमारी दिल की धड़कन है, तो वो सभी विधाएं हमारे बच्चे ऐसे विशेषज्ञों से सुने तो उनके जीवन में ता उम्र जो है वो हमेशा वो छाप रहेगी। और आज आपको सुनकर के मतलब इतना आनंद आया, और जितने बच्चे ये बैठे हैं, मुझे लगता है कि आज का ये दिन अविस्मरणीय बन जाएगा इनके लिए, इनके इतिहास के पन्नों में छप जाएगा कि आज हमने हमारी इतनी बड़ी आकाशवाणी की कलाकारों को सुना, हमने उनको सुना जिन्होंने इतना काम किया, ऐतिहासिक काम किया है आपने। और आपने जो काम किया है हवा खातून और लल्लेश्वरी की जो आप बात करी थी, रहस्यमयी कवित्री रही है, और उन पर वो लिखा गया बहुत नाटक मुझे नहीं मिलता कि मैंने कभी पढ़ा हो, और कबीर से पहले की कवित्री हैं। जैसे हम कबीर जी को कहते हैं कि कबीर जी ने रहस्यवादी बातें की हैं, लेकिन उससे पहले की कवित्री हैं ये लल्लेश्वरी जी, जो आपने बातें कही और जो आपने नाटक के तत्व बताए और नाटक की जो बातें की हैं आपने, वो हमारे जो ये बच्चे बैठे हुए हैं IAS PCS का एग्जाम देंगे तो उनके जीवन में भी काम आएंगे। कहीं ये बैठे हुए तो ये परीक्षा पूछा गया कि भरत मुनि जो नाटक लिखा है उसके कितने अध्याय, तो वो याद आ जाए कि हाँ हमने काजल सूरी जी को सुना था, और वहां से ये करेंगे। आपने कथा वस्तु की बात की, आपने प्लॉट की बात की, आपने कथ्य की बात की, और आपने आरोह अवरोह इस सब के बारे में बताया। बहुत अच्छे से धन्यवाद ज्ञापन तो मनोज तिवारी जी करेंगे, लेकिन आज सच में आपको सुनकर के मुझे ऐसा लगा कि वो एक पूरा दिन भी हम आपको सुने ना, वो भी कम है हमारे लिए। मैं बच्चों बहुत सहज भाव से आपसे कह रही हूँ कि काजल सूरी इतनी बड़ी हस्ती है कि इनके पास 1 मिनट का भी समय नहीं होता है, और आपके पेज पर मतलब साहित्य की जिसे सेवा कहते हैं ना, वो ये कर रही है। वो क्या सेवा कर रही है मैं आपको बताती हूँ। इनका रूबरू पेज है फेसबुक पर, उस पर प्रतिदिन एक शख्सियत वहां पर बैठी हुई होती है, उनसे ये बातचीत करती हैं और उनके पूरे जीवन के बारे में वहां पर वार्ता चल रही होती है। तो आप उसको जरूर सुने यदि आप जानना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी, आपने न केवल साहित्य नाटक ही नहीं, आपने साहित्य, कला और संस्कृति तीनों को एक साथ अपने जो जीवन में जो सेवा दे रहे हैं आप, ये अविस्मरणीय भारत की खातिर है। ये तो हमारे प्यारे बच्चों में इन्हीं शब्दों के साथ हमारे कार्यक्रम की जो परिकल्पना है, मुझे लगता है आज का जो द्वितीय दिन है वो हमारा सफल हो गया आपके आने से, आपके वक्तव्य से। मैं पुनः डॉक्टर मनोज तिवारी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर सविता, आपने सचमुच में एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया जो बहुत दिनों तक उनके व्यक्तित्व को हम स्मरण करते रहेंगे। नमस्कार,
आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पर हम एक ऐसे व्यक्तित्व से हम मिले हैं जो हिंदी की सेवा तो करते ही हैं, साथ ही जो भारतीय गंगा जमुनी तहजीब है उसकी बिल्कुल प्रतीक है, प्रतिमूर्ति है। ये कश्मीर से करती हैं, तो कश्मीरी में मैं कहूं कि अश तुविंद शुकर गुजार कश्मीरी भाषा में और क्योंकि इनकी माता जी डोगरा थी, तो कुंदा माता मता मता धन्यवाद जी, मता 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 धन्यवाद, धन्यवाद जी। मता मता धन्यवाद। ये मैंने विशेष रूप से अपने मित्रों से ये सीखा कि हमारे यहाँ काजल जी आ रही है और वो कश्मीर से हैं, तो क्यों ना, क्योंकि ये हमारी आर्य भाषा परिवार है, हिंदी आर्य भाषा परिवार की बेटी है, और जो ये डोगरा कश्मीरी ये सारी आर्य भाषा परिवार की ही बेटियां हैं। तो क्यों ना जो कश्मीर की बेटी है और कश्मीर की बेटी को आर्य भाषा परिवार की बेटी में ही क्यों ना धन्यवाद दिया जाए, ये मैंने सोचा। मैं चाहता हूं कि आपकी काव्य संग्रह जो है आपका, उससे कुछ पंक्तियां ख्वाबों की चांदनी से कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं, और आपके ही शब्दों में अंजुरी भर मैं शब्द आपको धन्यवाद स्वरूप समर्पित करना चाहता हूं। आंखें एक झील है ख्वाबों की, आंखें एक झील है ख्वाबों की, जिसमें नाचते हैं कई अक्स। आस की खूबसूरत फूल लिए दिल से गुजरते हैं बादलों की तरह। आस की खूबसूरत फूल लिए दिल से गुजरते हैं बादलों की तरह। सितारों के शहर से ख्वाबों की चादरें उतरते हैं धीरे 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 आंखों में। ख्वाबों के छोटे छोटे टुकड़ों पर तुम्हारा नाम लिखकर मैंने डाल दिया है। ख्वाबों के छोटे छोटे टुकड़ों पर तुम्हारा नाम लिखकर मैंने डाल दिया है। आंखों की झील में आंखें जो एक झील है ख्वाबों की, आंखें जो एक झील है ख्वाबों की। काजल जी, आपके ही काव्य संग्रह से ये चंद पंक्तियां मैंने ली और ये अंजुरी भर शब्द जो है आपको धन्यवाद स्वरूप अर्पित करता हूं, इसे स्वीकार कीजिए। जहां तक आपकी रोचक, रचनात्मक और विद्वतापूर्ण आपके जो विचार नाटक के तत्व के बारे में है, चाहे वह श्रव्य काव्य हो या दृश्य काव्य हो, दोनों में आपने जो हमारे छात्रों को और बहुत हद तक तो हम कहें कि हम अध्यापकों ने भी जो नाटक के तत्व, मैंने कहा ना कि मैं जब आपको सुन रहा था तो शब्दशः मुझे अशोक चक्रधर की जो तस्वीर उभर रही थी, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, असगर बजाहत की तस्वीर उभर रही थी, क्योंकि उनसे मैंने सीखा है। ये जो भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र हैं, भावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श रस निष्पत्ति, और इनकी जो पूरी शंकुक और ये अभिनव गुप्त वगैरह की जो बात हुई थी, सारी उनसे हमने सीखी है। तो आपने बिल्कुल वो ताजा कर दी। नहीं तो विद्यालयी जीवन में इसकी उतनी आवश्यकता नहीं होती थी, विश्वविद्यालय में इसकी इतनी आवश्यकता होती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही रोचक तरीके से, रचनात्मक तरीके से, विद्वतापूर्ण तरीके से और इस तरह से आपने अपने विचार को व्यक्त किया, नाटक के तत्व को बताया, जो कि हम सभी अभिभूत हैं। और ये शायद एक अच्छी क्लास थी हमारे बच्चों के लिए, जो बहुत सी बच्चों ने मजे लेकर इस क्लास का आनंद लिया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं अपने प्रिंसिपल महोदया जी को भी धन्यवाद मैं कहता हूं, क्योंकि उनके बिना शायद ये परिकल्पना, हम लोगों की ये परिकल्पना ही रह जाती और ये कागज पर ही बनकर रह जाती और हम यथार्थ में उसे उतार नहीं पाते। तो इसलिए हमारी प्रधानाचार्य जो हमारी ऊर्जा की स्रोत भी है, आमतौर पर मैं अगर कहूं
एक ऐसी भाषा में, ऐसे शब्दों में कि पावर हाउस है हमारी। तो हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एक वो पावर देती है, हाँ ठीक है करो, बिल्कुल, और बच्चों के लिए करो, अपने लिए विकास के लिए करो, वो हमेशा प्रोत्साहित करती रहती है। तो श्रीमती रश्मि मलिक जी मैम को अगर मैं धन्यवाद ना दूं, उनके प्रति आभार कृतज्ञता व्यक्त ना करूं तो ये शायद अधूरा सा रह जाएगा। उप प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता जाखड़ मैम, जो अद्भुत व्यक्तित्व की स्वामिनी है, और वो बहुत ही हमेशा हमारे साथ हमारे कार्यों को बताती हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए, और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई रचनात्मक तरीके से अपना सुझाव देती है और हमें प्रोत्साहित करती है, तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डायरेक्टर सर हैं, डायरेक्टर सर जो हर चीज के लिए तैयार रहते हैं, और उन्होंने हमें हमें प्रेरणा देते हैं कि हाँ कीजिए, विद्यालय के विकास में, छात्रों के विकास में जो भी आवश्यकता पड़े वो कीजिए, और हमेशा कीजिए, रचनात्मक कार्य कीजिए। तो मैं सर को भी आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, तहे दिल से उनके प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन सभी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, क्योंकि उनका मार्गदर्शन हमारे लिए संबल का काम करता है। इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले, कार्यक्रम में जो सहभागिता जो रही, चाहे प्रश्नकर्ता हो, चाहे मंच पर जो बच्चे हमारे जो हैं, अलीशा हो, ईशा हो, आरुषि, दिया, जो भी हमारे दिशा, सारे बच्चे हैं, इनकी अगर मैं काजल जी अगर चर्चा ना करूं कि हमारे लिटिल चैंप हैं, बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं हमारे कि बस हीरा हमें मिला हुआ है। सिर्फ हमारे जो है, हम लोग उनको थोड़े से तराशते हैं और काम बन जाता है। जो सहजता से इन्होंने, बच्चों ने जो मंच का संचालन किया है, वो देखते ही मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसे देख कर कि कितनी सहजता से इन्होंने पेश किया, ये सारी चीजें संभाल लिया है। तो इनके प्रति मैं बहुत 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 आशीर्वाद देता हूँ, और तुम लोगों के प्रति मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ, और तुम लोगों से ज्यादा आभार मैं तुम्हारी मम्मियों को करता हूँ, के प्रति व्यक्त करता हूँ, तुम्हारे पापा के प्रति व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अगर वो न दे, जैसे हम लोगों को कई बार सविता मैम और हम मिलकर, और हमारे विभाग के जो अध्यक्ष ये हैं, वो मिलकर हम जब करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कई बार शाम भी हो जाती है, 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, लेकिन बच्चे हमारे साथ लगे रहते हैं, और इनके पेरेंट्स भी हमें करने देते हैं, प्रैक्टिस करने देते हैं, अभ्यास करने देते हैं। तो इसके लिए इनके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके प्रति मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो आभार व्यक्त करना है मुझे, सबसे हिंदी विभाग के जो मेरे साथी हैं, डॉक्टर संजय कुमार, श्रीमती कीर्ति, श्रीमती रश्मि मनचंदा, श्रीमती राखी यादव, श्रीमती आशा दुबे, श्रीमती दीपा सेठी, श्रीमती मोनिका, श्रीमती पम्मी जी आदि, जो के प्रति मैं विनम्र विनम्र भाव से नतमस्तक हूँ आप लोगों के प्रति। आप लोगों ने जो हमें सहयोग दिया है, उसके प्रति दिल से आभार मैं व्यक्त करता हूँ। इस वर्चुअल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने सलमान विद्यालय के एडमिन के, जो जानती हैं एडमिन जो हमारे हैं, अगर वो ना हमारे साथ रहे तो शायद हम किसी भी कार्यक्रम को ना कर पाए, क्योंकि मणि जो है ना, द्रव्य ही सब कुछ है, तो वो द्रव्य का संचालन वहां से होता है। तो इसलिए उनके प्रति बिल्कुल सहर्ष भाव से जो हमारे कुबेरोचित जो दिल दिखाते हैं वो एडमिन वाले, और प्रशासनिक कार्यों में जो सहयोग देते हैं, उनके लिए सभी सदस्यों का मैं दिल से बहुत ही विनम्रता पूर्वक धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम को सफल बनाने में जो आईटी विभाग वाले जो हैं, जो आज का जमाना वर्चुअल है, जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जो अलादीन का चिराग जैसा है, कि हम बड़े से बड़े कलाकार को बुला लेते हैं, उनसे वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो हम उनसे कहते हैं नहीं सर या मैडम आप जूम पर आ जाइए। अब देखिए आप आ गई हैं, आप इतने व्यस्त हैं, और इतने व्यस्त कार्यक्रमों में आपने समय निकाला और जूम पे आप आ गई, तो ये हमारे लिए अद्भुत चमत्कार सी बात है, और ये चमत्कार हमारे आईटी विभाग के सदस्य करते हैं। इनको बहुत बहुत इसके लिए दिल से मैं आभार इनके प्रति व्यक्त करता हूँ, विनम्रता पूर्वक इन्हें धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद उन लोगों के लिए, जाने अनजाने में
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी हमें सहयोग दिया है इस कार्यक्रम को करने में, हमारे भैया जो है, सहायक कर्मचारी जो है, भैया जो है, उन्होंने हमें सहयोग दिया है। दिन रात वो हमारे किसी न किसी काम में लगे रहे हैं, चाहे हमें रिकॉर्डिंग करना हो, गणेश वंदना की रिकॉर्डिंग हो या कहीं और की रिकॉर्डिंग हो, तो सब में वो हमें लगे रहे और उन्होंने हमें सहयोग दिया। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो हमारे विद्यालय के जितने विभाग हैं, चाहे साइंस के हों, चाहे गणित के हों, चाहे एसएसटी के हों, सामाजिक विज्ञान के हों या संस्कृत के हों, इन सभी के सदस्यों को मैं करबद्ध पढ़ के धन्यवाद देता हूं। आप हमारे करबद्ध प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हमारे धन्यवाद को स्वीकार कीजिए। और इन सब के साथ मैं अपने सभी पुनः 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 सभी साथियों को, सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को और सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं। और इस धन्यवाद के कार्यक्रम को मैं समाप्त करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। अलीशा, अब आपके लिए है बेटा, आप शुरू कीजिए। धन्यवाद सर। हमारा कोई भी कार्यक्रम प्रधानाचार्य जी के बिना अधूरा है। मैं माननीय प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और हिंदी दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद सबको। काजल जी नमस्कार। सबसे पहले माफी चाहती हूँ, एकदम से ऐसे मीटिंग आ गई जिसको मैं मना नहीं कर पाई, तो मुझे अटेंड करनी पड़ी। बट मैंने जल्दी से वाइंड अप किया और मैंने बोला मेरा कार्यक्रम में मुझे जाना है, बच्चे होंगे वहां पर, टीचर्स होंगे, काजल जी होंगी। आपको देख के ही लग रहा है कि सेशन बहुत बढ़िया गया होगा क्योंकि आपकी मुस्कुराहट सारी चीजें बयान कर रही है। ये सेशन में जरूर इसको रिवाइंड करके देखूंगी यूट्यूब पे। आजकल तो बहुत इजी है, पहले मेरे टाइम में होता था कि टेप को रिवाइंड करना पड़ता था, बट अब करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ क्लिक करने की जरूरत पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए और हमारे बच्चों को दुनिया से उनका परिचय कराने के लिए, क्योंकि हर एक इंसान की एक अलग दुनिया होती है और जब तक वो बच्चों को हम दिखाएं ना, तब तक उन्हें समझ में नहीं आता कि उनकी दुनिया किस तरह से बनेगी। हम एक दूसरे से इस तरह से सीख कर इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और बच्चों, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया आज भी और ये सीरीज बहुत सक्सेसफुल जा रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम किसी बहाने एटलीस्ट कम से कम हिंदी भाषा दिवस मनाने के बहाने ही हम लोग हिंदी अपनी मातृभाषा की सेवा कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी। बहुत धन्यवाद रहेगा आपका स्कूल में पर्सनली मिलने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सो मच हिंदी डिपार्टमेंट, डूइंग अ ग्रेट जॉब, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी अलीशा। धन्यवाद मैम। धन्यवाद आदरणीय काजल सूरी जी, जो आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ जुड़ी। आपके ज्ञानवर्धक वक्तव्य को सुनकर हम सभी अभिभूत हुए हैं। सभी का धन्यवाद जो आपने अपना अनमोल समय हमें प्रदान किया। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। इसी श्रृंखला में हम आपसे फिर रूबरू होंगे विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति श्री अरविंद कुमार जी के साथ। सभी का धन्यवाद।